जब से मैं देख रहा हूँ आपको, आप सीएम थी तब से मैं देख रहा हूँ आपकी एक राजनीति का अंदाज बड़ा दम वाला है और बहुत एक सिद्धांतिक तरीके से आप राजनीति करती हैं। तोड़ फोड़ कैसे आपके स्वभाव में शामिल हो गई? एक एमएलए आप लेके आ गई बीजेपी में। वो तो ऐसा हुआ कि उसकी जिद थी। अच्छा। कि दीदी के घर से जाऊंगा और उनको प्रणाम करके जाऊंगा। मेरी तो इच्छा ये थी कि यहाँ दिक्कत आ गई थी कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी के बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करने के कारण। मतलब वो सरकार चला नहीं सकते थे और जैसी सरकार चल रही थी वो देश को बहुत गड्ढे में ले जाती फिर ऐसी स्थिति में। और ऐसे समय पर उस सरकार से मुक्ति मिल गई, ये बहुत खुशी की बात है। तो मेरे लिए वो प्रसन्नता का विषय था। अब उनकी इच्छा थी कि मुझे प्रणाम करके जाना है, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे प्रणाम करके चले जाएं। इसके अलावा इसमें और कहीं कोई विशेष बात नहीं थी। मुझे खुशी ये थी कि चलो हमारी सरकार वापस लौटी। और शिवराज बहुत मेहनत करने वाले हैं, उनका स्वभाव में ही मेहनत है। मैंने तो ये देखा कि वो 13 साल कहने भर को मुख्यमंत्री रहे, वो पूरे समय घूमे हैं मजदूर की तरह। अगर आपको याद हो तो मध्य प्रदेश में रियली इतना हार्डवर्क, मैंने हार्डवर्क किया है कुछ इश्यूज के लिए, जैसे तिरंगा के लिए, घुसपैठ के खिलाफ, अयोध्या के लिए बहुत किया। हाँ, लेकिन अयोध्या का पीरियड बहुत लंबा रहा। आप यकीन नहीं करोगे, कई बार मैं 7-8 रात सिर्फ ट्रेन में सोई और बाद में समझ में आया कि मैं तो पलंग पर बहुत दिनों से नहीं सोई हूँ। और 24 घंटे पब्लिक मीटिंग चल रही, जब टाइम बार नहीं होता था इलेक्शन में, उस समय पर अयोध्या आंदोलन के समय पे, यूपी वगैरह के चुनाव में। गंगा के लिए तो एक तपस्या का भाव रहा, संघर्ष का भाव नहीं रहा, क्योंकि 20,000 करोड़ की फंडिंग हो गई, कैबिनेट में अप्रूवल हो गया, बहुत अच्छा लगा मोदी जी को। तो मैं तो 2016 में ही बोली सबसे पहले कि मेरे को अगर प्रधानमंत्री जी अनुमति दे देंगे तो मैं मंत्री पद छोड़ के गंगोत्री से गंगा सागर तक पैदल चलना चाहूंगी। और पूछा भी, जो इंटरव्यू ले रहे थे, देश के बहुत बड़ा चैनल था, नाम नहीं लूंगी उनका यहाँ पे, कि आप पैदल क्यों चलना चाहेंगी। तो मैंने कहा था उनको कि इसमें 11 मंत्रालय हैं केंद्र सरकार के जो स्टेक होल्डर हैं और 5 राज्य हैं, और इन सबको एक करना ये प्रधानमंत्री कर सकते हैं, या जो व्यक्ति चलता जाएगा उसके दबाव से ये काम करने लग जाएंगे। और अगर दोनों का मेल हो गया तो ये काम आसानी से हो जाएगा, नहीं तो कठिन। प्रधानमंत्री भी बहुत चिंतित हैं गंगा के लिए, उनके लिए गंगा बहुत महत्व रखती है। और इसलिए मैंने 2019 के चुनाव नहीं लड़ने के बारे में 2018 से ही अपनी बात कहनी व्यक्त शुरू कर दी। और मैंने कहा मैं 2024 का चुनाव जरूर लड़ूंगी। और अमित शाह जी ने मेरा बहुत सम्मान किया, पार्लियामेंट बोर्ड में मेरी बहुत सराहना करते हुए उन्होंने इसकी घोषणा की थी। जब यहाँ से साध्वी प्रज्ञा चुनाव लड़ रही थी, बहुत लोग उन्हें उतना नहीं जानते थे, सबको लगा दूसरी उमा भारती आ गई, मतलब वैसे ही आक्रामक, वैसे ही सबके लिए उपलब्ध। वो अभी उनके मूवमेंट को लेकर बहुत सवाल उठते हैं कि वो लोगों से मिल नहीं पाती हैं, मिलती नहीं है, मतलब उमा जी का अंश लोगों को उसमें देखने नहीं मिल रहा। नहीं, वो असल में मैं उनके बारे में बताऊं, उनके साथ मेरी तुलना नहीं हो पाएगी। उन्होंने बहुत कष्ट उठाया है। देखिए, मेरा तो बहुत सम्मान रहा है, और मैं आपको बताऊं, मैं एक अच्छे खुशहाल किसान परिवार में पैदा हुई। मैं 4 भाइयों में सबसे छोटी थी, तो मेरा बहुत इंतजार हुआ मेरे जन्म का। आई वॉज ए वेरी वेलकम्ड चाइल्ड इन माई फैमिली, वेलकम्ड फीमेल चाइल्ड। ठीक है, फिर 8 साल की उम्र से तो मैं हाथ ले ली गई। मेरे पहले बर्थडे पे मुझे कार गिफ्ट की राजमाता विजया राजे सिंधिया जी ने। मैं 11 साल की थी तो मेरे पास ड्राइवर था, प्राइवेट सेक्रेटरी था, और महल में रहने का एक हिस्सा था, पहले जयविलास में, फिर रानी महल में। मैं तो बहुत सुविधाओं में रही हूँ। फिर मैं प्रवचन करने लगी तो दुनिया ने हाथ उठाए, मेरे लिए हेलीकॉप्टर हायर होते थे, प्राइवेट प्लेन हायर होते थे। फिर मैं राजनीति में आई तो भाजपा ने मेरा बहुत सम्मान किया। प्रज्ञा ने तो बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत तपस्या की है, और इसने वो नाम नहीं लिए साहब अपने मुंह से, जो नाम इससे बुलवाने की कोशिश की गई। लोग चाहते थे इसको मारपीट करते हुए, जब टॉर्चर हुआ है इसका वहाँ महाराष्ट्र में कस्टडी में जब ये थी, कि ये कुछ नाम ले दे बचने के लिए, और ये तो सिर्फ ओम ओम बोल के रह जाती थी। और ये प्रज्ञा ने नहीं बताया। जिनने टॉर्चर किए उन लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हमने इनको इतना भयानक टॉर्चर किया, लेकिन ये महिला है कि वज्र है ये, कि इसने अपने मुंह से वो नाम नहीं लिए जो हम इसे निकलवाना चाहते थे। इसलिए वो सामान्य महिला नहीं है। अगर वो नाम उसने ले दिए होते तो बलवा हो गया होता देश में। उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है देश के लिए और कई देश के महापुरुषों के लिए। इसलिए मैं तो उनके, इसलिए आपने देखा होगा मैं उनके चरण छूती हूँ, जबकि वो मेरे से 10 साल छोटी होंगी, और मैं उनको बहुत मानती हूँ। उनका स्वास्थ्य वाकई, उसकी हड्डियाँ तोड़ दी हैं पूरी, आपको पता ही नहीं। उसको कुर्सी लगा के कहते थे बैठ जाओ, और पीछे से कुर्सी खींच देते थे, वो धड़ाम से गिर जाती थी बेचारी नीचे। तो उसका जो पीछे का हिस्सा है सब खत्म हो चुका है, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई पड़ी है उसकी। जब उसका महिलाओं वाला समय आता था उसको कपड़े नहीं मिलते थे। उसके साथ तो इतनी दुर्गति की गई है उसकी, उसको इतने टॉर्चर हुए, फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, नार्को टेस्ट में भी उसका नाम नहीं, वो बातें नहीं निकल पा रही हो, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती अपराधी बनाया जाए।
मैं तो उसको बहुत मानती हूँ, उसका बहुत आदर करती हूँ, और मैं नहीं सोचती हूँ कि मैंने उतना कष्ट उठाया जितना उन्होंने उठाया है। इसलिए मेरे साथ उनकी तुलना मत करिए। मैं तो उसकी हमेशा वंदना करूँगी, आपके टीवी चैनल से भी मैं उसकी वंदना करूँगी। वो साधारण महिला नहीं, वो तो शक्ति का अवतार है। अच्छा, एक बात और, अब थोड़ी सी और बात। एमपी आप हालांकि देश की नेत्री हैं बड़ी, लेकिन मध्य प्रदेश से जुड़े विषय पर फिर बात करते हैं। जब तक गवर्नमेंट बनाने की आप लोगों की तैयारी थी, चाहे सिंधिया जी आए या जो भी वजह, वो पूरी हो गई। अब रोज दनादन इस्तीफे क्यों कर? आज भी ये कैमरे का इस्तीफा हुआ, तो फिर इन्हें क्यों वेलकम किया जा रहा है? अब देखिए, कोई हमारे घर आएगा तो अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है ना कि मेहमान तो भगवान का रूप है, उसको देवता मानो। तो जो हमारे घर में आ गया उसको तो हम देवता मान करके उसका सम्मान करेंगे। अब वो आ रहे हैं, वहाँ रहना नहीं चाहते। मुझे तो लगता है अगर कमलनाथ जी ने फ्लोर टेस्ट होने दिया होता तो आप यकीन करो 30 से 40 विधायक उधर से इधर हो गए होते वहीं विधानसभा के अंदर, जिनसे हमारी बात ही नहीं हुई कभी, लेकिन वो इधर से उधर हो गए होते, क्योंकि कांग्रेस कास्ट तो खत्म कर दिया दिग्विजय सिंह जी ने। यहाँ पर उनका कैंपेनर सिर्फ ज्योतिरादित्य था, उसने भयानक कैंपेनिंग की। चंबल ग्वालियर संभाग में हमारा सब सुपड़ा साफ कर दिया, 1-2 सीटें हमें मिल पाई, और उसका इतना अपमान, इतनी बेइज्जती की ज्योतिरादित्य की। आखिर वो उसी दादी का बेटा है ना, विजया राजे सिंधिया का पोता है, उनका अपमान कांग्रेस में हुआ था, कांग्रेस को ध्वस्त करके आ गई थी, वो जनसंघ उन्हीं के दम पे खड़ा हुआ था, और इसलिए आज वो हमारे यहाँ पे स्वाभाविक भाव से आ गए। तो ये तो सब स्थितियां बननी थी ऐसी जैसी बन गई हैं, इसमें तो कांग्रेस खत्म हो गई है मध्य प्रदेश। अब यहाँ लगभग वही स्थिति है जो वेस्ट बंगाल में हो गई थी, 40 साल वहाँ कम्युनिस्टों का शासन रहा। अब यहाँ पर व्यक्ति का भी महत्व नहीं रहेगा, आप देखिएगा। अब यहाँ पार्टी रूल करेगी, पार्टी ही नेता होगी, यहाँ पर पार्टी का ही कार्यकर्ता नेता होगा। कांग्रेस खत्म हो गई है यहाँ पर। अब आ रहे हैं अतिथि देवो भव हैं, सब आ रहे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं अतिथि देवो भव, कमलनाथ कह रहे हैं कि अटैचियां हैं आप लोगों की जो उन्हें खरीद के ले जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि साहब बाजार लगा के बीजेपी बैठ गई है और अब हम कर क्या सकते हैं, जो बिकाऊ है वो जा रहे हैं। तो मतलब उनके यहाँ ऐसे लोग हैं कि वो बिकाऊ हैं, वो संस्कार नहीं दे सके उनको अच्छे। इसका मतलब ये निकला ना, वो अपने ही लोगों को, जिनके सहारे 1.5 साल उन्होंने सरकार चलाई, जिनको टिकट दिए, वो उन्हीं को गाली दे रहे हैं। तो वो तो स्वयं अपने ही संस्कारों के ऊपर ऐसा कर रहे हैं। मैं तो इसमें वो स्वयं सोचे कि वो बोल क्या रहे हैं, बोलने के पहले उनको सोचना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। अच्छा, ये आपने एक बयान और दिया था उमा जी, आपने कहा था कि बजाय बाई इलेक्शन कराने के, उस वक्त 24 सीटें थी, अब तो आज 27 हो गई, 24 सीटों को चुनाव के बजाय बीजेपी को मध्यावधि करा लेना चाहिए। इससे तो मैं आज इसको तो मैं आज भी कहूँगी, इसको मैं हमेशा कहूँगी। एक तो मध्य प्रदेश के बारे में क्या है कि जब मेरे को भाजपा में लाया गया तो उस समय पर मुझे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाया गया, चरखारी से, और 4 लोगों का नेतृत्व घोषित हुआ 2012 के यूपी के विधानसभा के चुनाव में। फिर 17 में भी घोषित हुआ और हमारी सरकार बनी। उस समय पर मैं मध्य प्रदेश में आती थी, यहाँ रहती थी घर में आकर के, वो शिवराज जी से मिलना जुलना होता रहता था, लेकिन यहाँ की राजनीति में मैं दखल नहीं देती थी। अब मैं यहीं पे, मेरा बेस है, यहाँ घर है मेरा भोपाल में, मैं यहाँ रहती हूँ, और मैं खुद दखल बिल्कुल नहीं देती हूँ, मुझसे दखल दिलवाया जाता है। बात करते हैं मुझसे, शिवराज जी आते हैं, बीरी शर्मा आते हैं, नरोत्तम जी आते हैं, गोपाल भार्गव, सारे लोग आते हैं, मुझसे मिलते हैं। तो जब बात करते हैं तो मुझे टोटल बातचीत में ऐसा लगा कि हमारी स्थिति तो ऐसी है कि अगर हम अभी विधानसभा भंग कर दें और राष्ट्रपति शासन लगा के यहाँ पे चुनाव कर दें गवर्नर के रूल में, तो यहाँ पर हम वो वाली मेजोरिटी हासिल कर लेंगे जो 2003 में मिली थी। मैं आज भी उस बात पर कहूँगी कि मैं उस पर कायम रहूँगी कि हाँ, मैंने ऐसा कहा था, और आज भी मैं उसको श्रेष्ठ बात मानूंगी। मतलब मैं नंबर 1 चॉइस यही मानूंगी। ये सेकंड ऑप्शन है कि जिसमें विधायक हमारे यहाँ आ रहे हैं। अब ये 24 की जगह 26 उपचुनाव हो रहे हैं, 27 आज, हाँ 27, अभी पता नहीं आगे क्या क्या होगा, मैं तो कह ही रही हूँ ना आपको। और ऐसे मिलाकर के 30-40 सीटों पर चुनाव होने की स्थिति आ जाए, इससे बेहतर होता कि हम विधानसभा, मतलब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि असेंबली डिसमिस करने के लिए जो चीज़ें चाहिए पड़ती हैं वो ठीक ही नहीं थी, क्योंकि गवर्नर तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लेंगे। तो फिर मुझे कहा जाएगा मैं कॉन्स्टिट्यूशन की जानकार नहीं हूँ। नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की जानकार हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि मैं इसी को प्रेफर करती कि यहाँ पर विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव हो और शांति के साथ में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हम भयंकर मेजोरिटी यहाँ प्राप्त करें, और फिर आराम से, अभी तो 15 ही साल हुए ना, तो 25 साल और चलाएं, कम से कम 40 साल हमारी सरकार रहे। मैं आज भी इस पे कायम हूँ। मैं जो बात मैंने कही थी मैं उस पर बिल्कुल अडिग, उससे इधर उधर नहीं हुई। कांग्रेस एक आरोप और लगाती है कि बीजेपी में जो भी नए लोग जाते हैं, कांग्रेस से अगर हैं या किसी दूसरी पार्टी से, तो बीजेपी उन्हें डंप कर देती है, एक निश्चित समय के बाद उनको डंप कर देती है। तो ये इनको निश्चिंत रहना चाहिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ जो लोग आए हैं उन्हें, कि नहीं? उनको याद है कि उनकी दादी के साथ क्या हुआ।
उनकी दादी जब तक रही वो सर्वोच्च सत्ता मानी गई भारतीय जनता पार्टी की, और वो कांग्रेस से आई थी। और संघ ने उनका बहुत आदर किया, विश्व हिंदू परिषद ने उनका बहुत आदर किया। बीजेपी के तो वो सर माथे पे बैठी रही। अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी उनके लिए उठ के खड़े हो जाते थे। इसलिए ये तो इस पर निर्भर करता है कि सामने वाले का बर्ताव कैसा है, जो आया हुआ है उस व्यक्ति का। और बल्कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो भाजपा छोड़ के गए और वापस लौटे और उनका इतना सम्मान हुआ हो। उसका एक उदाहरण मैं हूँ। मैं भाजपा छोड़ के गई और मैं वापस लौटी, वो 5.5 साल सबके दिमाग से निकल गए। उसमें थोड़ा मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहा कि उन 5.5 सालों में मैं विचारधारा से अडिग नहीं हुई, अपनी विचारधारा से। बल्कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाजपा एक गंगा है और मैं उस गंगा की एक बहुत निर्मलतम धारा थी मेरी पार्टी, और वो वापस गंगा में आकर के मिल गई, मूल धारा में आकर के मिल गई। इसलिए हमारी पार्टी तो विचारों को देखती है, आचरण को देखती है, जीवन शैली को देखती है, और वो ठीक से अपने आप को ढाल करके चलते हैं तो वो तो हमारे सर माथे पे बैठते हैं। वो हमारे ही लोग होते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। राम जब लंका में पहुंचे हैं तो आखिरी घड़ी तक विभीषण भी आया, वो तो बहुत देर बाद में आया। हनुमान जी आए हैं, वो तो सीता के हरण के बाद आए हैं, और सारा बदला लेने का काम ही हनुमान जी ने किया। और आज हम हनुमान जी का नाम लेते हैं, उनको राम का बहुत बड़ा भक्त मानते हैं। हम तो यही मानते हैं ना, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आ गया मैंने पैसारे। तो हनुमान जी रामचंद्र जी की जिंदगी में कब आए हैं बताओ? अयोध्या में तो नहीं मिले ना, वो उनको आखिरी में मिले हैं जाकर के। तो इसलिए जो लोग आते हैं वो किस समय पे आते हैं उसके आधार पर उनकी महत्ता भी होती है। आप उमा जी को हम आने वाले दौर में कहाँ सक्रिय देखेंगे? आपने कहा कि आप 2024 का चुनाव लड़ेंगी, तो कहाँ, तो एमपी देखें हम या बाकी एमपी से बाहर कहीं? ये सब मैंने, अमित शाह जी अब अध्यक्ष नहीं है, लेकिन मेरी उनकी बहुत आत्मीयता है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और वो मुझे दीदी दीदी ही बोलते हैं। तो इसलिए ये सब वो तय करेंगे, मैंने उन पर छोड़ रखा है अमित जी के ऊपर। लेकिन मेरे को सारी चुनौतियाँ जितनी मिली मैंने सब ठीक करी ना, मतलब मैंने कर दिया उसको। हुबली का मिला तिरंगा, युवा मोर्चा अध्यक्ष के नाते काम मिले, यहाँ सरकार बनाने को मिला, अयोध्या आंदोलन का मिला, अब गंगा मिली है। तो गंगा अविरल और निर्मल हो जाए, ये काम पूरा हो जाए। और ये सांसद होने और मंत्री होने से इसमें विघन आ जाना था, क्योंकि मंत्री बनकर के जो प्लानिंग बनानी थी मैंने बिल्कुल लॉजिकल प्लानिंग बनाई, तभी तो वो फंडिंग हुई उतनी। कैबिनेट का अप्रूवल सामान्य तरीके से हो नहीं सकता था। और मैं आपको बताऊं, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जब प्रदर्शन किया, इसका प्रेजेंटेशन किया, तो जो इसके वर्ल्ड बैंक के जो इंटरनेशनल हेड थे उनको कोट किया शक्तिकांत दास ने, और उन्होंने कहा कि वो कह के गए हैं कि किसी भी नदी की इतनी अच्छी प्लानिंग दुनिया में नहीं बनी है, इतनी अच्छी प्लानिंग बनी वो। उसका कारण मैं नहीं हूं, मैं तो महामूर्ख किस्म का प्राणी हूं, अबोध, सच्ची बता रही हूँ, आप यकीन मानिएगा। उसका कारण था जिनकी संगत में मैं रही, फिर गंगा के समय पे पर्यावरणविद, वैज्ञानिक, साधु संत, जानकार, आंदोलनकारी जो गंगा के लिए कि उन सबसे मिलकर के जो निचोड़ के बिल्कुल एक वेद की रचना सी हुई गंगा के लिए, निर्माण के वेद की। अब वो काम इतना महत्वपूर्ण है मेरे लिए इस समय पे, बल्कि मैं चंपत राय जी को, जो राम जन्मभूमि न्यास के सेक्रेटरी जनरल हैं, और महाराज जी को, नृत्य गोपाल दास जी को बोलती हूँ कि राम का मंदिर तो बन रहा है, लेकिन कौशल्या जी ने कहा था सीता जी को कि राम तभी तक रहेंगे जब तक गंगा की धारा रहेगी। अचल रहे यही बात तुम्हारा, जब लग गंग जमन जल धारा। तुम्हारा सौभाग्य तब तक अखंड रहे जब तक गंगा और जमुना की धारा है। इसलिए गंगा और जमुना की धारा ठीक करो ताकि राम का नाम अखंड रहे। तो राम से ही जुड़ा हुआ गंगा का काम है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ी, सांसद बनने का लोभ छोड़ा, मंत्री बनने का लोभ छोड़ा। अब मुझे गंगोत्री से गंगा सागर तक पैदल चल रही थी, पाँव में फ्रैक्चर हो गया मेरा ऋषिकेश में, फिर वो फिजियोथेरेपी होते का टाइम आया तो लॉकडाउन हो गया। अब एक 4-4.5 महीने का काम बचा है, उसके बाद पार्टी जो कहेगी वो करूंगी। फरवरी 2021 के बाद चुनाव तो अब 24 में होगा लोकसभा का, तो वो लड़ूंगी। कहाँ से लड़ूंगी, क्या होगा, ये सब शिवराज जी हैं, अमित शाह जी हैं, जगत जी हैं, ये लोग फैसला, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। अच्छा ये बताओ, ये तो अपने आप में बहुत